फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम लोग बिहेवियर थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो बिहेवियर थेरेपी जो है साइकोडायनेमिक थेरेपी के बाद जो आई थी, सबसे पहले साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है वो यूज करना शुरू हुए थे। साइकोलॉजिस्ट जो थे उसको ज्यादा यूज करते थे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिनको लगा कि इंटर कॉन्फ्लिक्ट या इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि बिहेवियर कैसा है और लर्निंग किस तरह की हुई है। तो उसके बेस पे बिहेवियर थेरेपी जो है ये एस्टेब्लिश हुई। बिहेवियरिस्ट का अगर मैं बोलूँ कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे आपने पैवलॉव सुना है, स्किनर सुना है, बेंड्यूरा सुना है, ये सारे बिहेवियरिस्ट है। तो ये लोग जो थे वो बिहेवियर थेरेपी को ज्यादा बिलीव करते थे। अब ये बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिस्ट्रेस है ना अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी बिहेवियर है। जैसे हमने साइकोडायनेमिक में पढ़ा था कि जो डिस्ट्रेस होता है वो अपने आप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से होता है, चाइल्डहुड में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होता है। लेकिन ये कहते हैं कि डिस्ट्रेस कैसे होता है, फॉल्टी बिहेवियर की वजह से। ये सिमिलर है इन दोनों में कि ये दोनों ही पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले कभी कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉल्टी बिहेवियर है जो अभी प्रेजेंटली जो बिहेवियर फॉल्टी है। फॉल्टी मतलब ऐसा बिहेवियर है जो अडेप्ट नहीं करने दे रहा सिचुएशन के साथ, कोई चेंज नहीं लाने दे रहा अपने अंदर, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाने दे रहा, इस तरह का बिहेवियर है। पास्ट इज रेलेवेंट टू फॉल्टी बिहेवियर। पास्ट यहाँ पे भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये भी यही मानते हैं कि चाइल्डहुड में इस तरह की कंडीशनिंग हुई है, इस तरह की लर्निंग हुई है, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग कह लो चाहे ऑपरेंट कंडीशनिंग कह लो जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की चीजें हुई है जिसकी वजह से प्रेजेंट में फॉल्टी बिहेवियर है। ठीक है, फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड इन प्रेजेंट। लेकिन अब ये बिहेवियर थेरेपी वो फॉल्टी पैटर्न्स को प्रेजेंट में करेक्ट करता है। बेशक उसका रीजन पास्ट है, लेकिन इसको जो करेक्शन करी जाती है फॉल्टी बिहेवियर की, इसको प्रेजेंट में किया जाता है। क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स। इस बिहेवियर थेरेपी में कौन सी वाली टेक्निक यूज होगी ये किस पे डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है उसके सिम्टम्स कैसे हैं और डायग्नोसिस उसका क्या कहता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या कहता है। तो इसमें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाइड करती है कि किस तरह की बिहेवियर टेक्निक यूज करनी है क्लाइंट का बिहेवियर ठीक करने के लिए। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें। अब बिहेवियर की बात हो रही है तो सबसे पहले तो एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पैटर्न होता है कि बिहेवियर जो है पूरा बिहेवियर पैटर्न स्टडी किया जाता है कि पूरा स्टार्टिंग से लेके कि कैसा बिहेवियर है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है क्लाइंट और क्या क्या बिहेवियर पैटर्न्स फॉलो करता है, कौन कौन से इमोशंस शो करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, एंटीसीडेंट्स ऑफ फॉल्टी लर्निंग। एंटीसीडेंट्स होते हैं कि जब वो लर्निंग हुई है, फॉल्टी लर्निंग जो हुई है जिसकी वजह से वो गलत बिहेव कर रहा है, वो किस वजह से हुई, उससे पहले ऐसा क्या हुआ। सपोज आपने देखा कि कोई बच्चा बहुत लड़ता झगड़ता है तो वो उसका फॉल्टी बिहेवियर है जो आपने चेंज करना है। लेकिन पहले आप ये पता करोगे कि ये जो फॉल्टी लर्निंग हुई है इसकी कि जब भी कुछ हो तो मुझे लड़ना है, चिल्लाना है, ये कैसे स्टार्ट हुई है, इससे पहले ऐसा क्या होता है कि वो ऐसे बिहेव करता है। तो वो जो पहले का फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये बिहेवियर पैटर्न पहले देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर वो देखते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था जिस वजह से वो बिहेवियर शो हुआ है। फैक्टर्स दैट मेंटेन और कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग। उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस बिहेवियर को बार बार होने के लिए मेंटेन कर रहे हैं। फिर से मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ। सपोज आपने देखा है कि कोई बच्चा है जिसकी कोई चीज, सपोज कोई फ्रेंड उसका अगर कोई चीज बिना पूछे ले ले तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है उसके ऊपर। अब उसका ये बिहेवियर फॉल्टी है कि वो इतनी जोर से चिल्लाता है। वो पोलाइटली भी बोल सकता है कि आप मेरी चीज बिना पूछे मत लिया करो, लेकिन उसको ये लर्निंग हो गई है कि जब भी कोई मेरी चीज छेड़ेगा मुझे उसके ऊपर जोर से चिल्लाना है। अब जो बिहेवियरिस्ट है और जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, वो क्या करेगा, पहले तो ये देखेगा कि उससे पहले क्या हुआ जो ये चिल्लाया। तो उसने देखा उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जैसे कि उसके दोस्त ने ले लिया उसका कुछ सामान, फिर ये बिहेवियर हुआ जो वो चिल्लाया जोर से। उसके बाद वो देखेगा कि हर बार ऐसा क्यों करता है, क्या उसको चिल्लाने से उसकी चीज वापस मिल जाती है, कुछ ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मैं चिल्लाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो बाद में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसकी वो हैबिट बन गई है कि जब भी मैं चिल्लाऊंगा तो मेरी चीज वापस मिल जाएगी।
तो वो चीज चेक करते हैं कि क्या होता है उसके बाद जिससे उसका वो बिहेवियर ना पक्का हो गया है और वो हर बार फिर वैसे ही करता है। ठीक है, मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रेस कॉज करता है। डिस्ट्रेस किसको कॉज करता है? उसको खुद को। बेशक वो दूसरों पे चिल्ला रहा है लेकिन उसके लिए तो वो गलत है ना, उसके बिहेवियर के लिए वो गलत है। दूसरों को भी प्रॉब्लम है लेकिन उसको भी तो डिस्ट्रेस हो रहा है, एक नॉर्मल सोशल बिहेवियर नहीं है इस तरह का। ठीक है, एंटीसीडेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया, वही जो उसको उस बिहेवियर में इंडल्ज होने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब वो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो उस बिहेवियर में इंडल्ज होता है, वो ऐसे शो करता है। मेंटेनिंग फैक्टर है लीड टू परसिस्टेंट। मेंटेनिंग फैक्टर मतलब ऐसा क्या होता है बाद में जिसकी वजह से परसिस्टेंटली वो बार बार वो बिहेव करता है, मतलब वो सेम चीज रिपीट कर रहा है बार बार, वो अपना बिहेवियर क्यों नहीं चेंज कर रहा, ऐसी क्या चीज है। तो अब पहले के फैक्टर है वो भी चेंज करने हैं ताकि बाद का जो मेंटेनिंग फैक्टर है वो भी हटा सके। मतलब अगर आप पहले कोई ऐसी चीज करो जिससे वो उस तरीके से बिहेव ही ना करे तो वो बाद में परसिस्टेंस करने की तो बात ही नहीं आएगी, है ना। अभी हम देखते हैं कैसे होता है। एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका एम क्या है हमारी ट्रीटमेंट का? एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट फॉल्टी बिहेवियर, जो गलत बिहेवियर है उसको एलिमिनेट करना है। ये कोई डर भी हो सकता है किसी चीज को लेके, कोई फियर हो सकता है, कोई एग्रेशन, एंगर, कुछ ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट विद अडैप्टिव बिहेवियर, पहले उस फॉल्टी बिहेवियर को हटाना है और उसकी जगह पे एक बेटर बिहेवियर उसको सिखाना है। अडैप्टिव, अडैप्टिव मतलब जो एक एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर लगे और जो दूसरों के साथ एडजस्ट होके बिहेव करे। ठीक है, तो पहले तो वो फॉल्टी बिहेवियर हटाना है, उसके बाद उसकी जगह उसको एक अडैप्टिव बिहेवियर सिखाना है। अडैप्टिव मतलब जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। ठीक है, अच्छा इसमें थेरेपिस्ट का क्या काम होता है? इसके दो स्टेप होते हैं थेरेपिस्ट के। पहले तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन करते हैं, दूसरा कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं। दो स्टेप होते हैं इसमें। एंटीसीडेंट ऑपरेशन में क्या होता है? चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स अ बिहेवियर, जो बिहेवियर से पहले कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उस सिचुएशन को पहले तो चेंज करो। ठीक है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्समेंट वैल्यू। उसके बाद जब उसके पहले का कुछ सिचुएशन चेंज करी जिससे वो बिहेवियर होता था और आपने देखा कि हाँ बिहेवियर में भी चेंज हुआ उस वजह से, तो उस बिहेवियर को बाद में रीइंफोर्स करो। उसको या तो अच्छा बोलो या बुरा बोलो, मतलब जैसे भी कुछ ऐसा बोलो कि वो जो बिहेवियर है वो उस तरीके से रहे जैसा हम चाहते हैं, डिजायर्ड बिहेवियर रहे। ठीक है, मैं एक बार फिर से एग्जांपल देके यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे सपोज कोई बच्चा है जो रात में खाना नहीं खाता है, डिनर नहीं करता है ढंग से। ठीक है, अब उसका ये फॉल्टी बिहेवियर है कि वो रात में खाना ढंग से नहीं खा रहा है। ठीक है, अब उसका एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होगा? पहले हम ये चेक करेंगे कि उसने इससे पहले ऐसा क्या किया था जिस वजह से उसको रात को भूख नहीं लगती। तो हमने देखा कि वो शाम को ही स्नैक्स खा लेता है या जंक फूड खा लेता है या कुछ ऐसा खा लेता है उल्टा सीधा जिसकी वजह से उसका पेट भर जाता है और वो रात को डिनर नहीं करता। तो अब हमारा एंटीसीडेंट ऑपरेशन होगा उस चीज को चेंज करना जो उससे पहले करा उसने। तो हम क्या करेंगे? उसको शाम का खाना बंद करवाएंगे उसका। ठीक है, अब हमारा बिहेवियर देखेंगे, बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। शाम का खाना बंद कराया, उसको भूख लगी तो उसने डिनर ढंग से खाया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, उसको हमने रीइंफोर्स करना है। जब उसने डिनर ढंग से खा लिया तो अब उसको अप्रिशिएट करो, उसको तारीफ करो कि आज तुमने अच्छे बच्चे की तरह खाना खाया, या फिर उसको टॉफी दे दो, उसको चॉकलेट, कुछ ऐसी चीज दे दो कि उसको लगे कि अच्छा अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। ओके, तो जब हम ये दोनों चीजें करते हैं तो इसको दोनों को कंबाइन जब हम बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। तो जब भी हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना है, फॉल्टी बिहेवियर, तो हमने पहले तो उससे पहले क्या ऐसा वो होता है जिसकी वजह से वो बिहेव करता है उसे चेंज करना है। फिर हमने देखना है बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और अगर बिहेवियर चेंज हुआ तो हमने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। ठीक है, तो एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन हो गया जिसके अंदर हमने क्या किया? एंटीसीडेंट ऑपरेशन में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर रिमूव किए जिसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहा था वो हटाए। चेंज इन बिहेवियर नोट किया कि कुछ चेंज आया कि नहीं बिहेवियर में वो करने के बाद।
अगर चेंज नहीं आया तो इसका मतलब हमने गलत फैक्टर रिमूव किया, फिर हम कुछ और देखेंगे कि किसी और वजह से होता होगा। सपोज आपके एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं आया, उसने तब भी खाना नहीं खाया, तो दैट मीन्स हमारी ऑब्जर्वेशन गलत है। हो सकता है फिर वो किसी और वजह से नहीं खाता है, तो फिर हमें वो देखना है कि कौन सा हमारा एंटीसीडेंट फैक्टर है जो उसकी वजह से वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो सही होना चाहिए, तभी चेंज इन बिहेवियर होगा। उसके बाद जब वो चेंज इन बिहेवियर हुआ तो उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली रीइंफोर्स करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया थेरेपिस्ट जो इसमें करता है, एक्चुअली में ट्रीटमेंट करता है, उसका मेथड हो गया। अब इसके अंदर बिहेवियर टेक्निक्स है बहुत सारी। मैंने बताया था कि किस पर डिपेंड करता है, सिम्टम्स और डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का बिहेवियर है, पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये जो इतनी सारी टेक्निक्स है इसमें से कौन सी वाली अप्लाई करनी है हमने। तो इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और एवर्सिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, टोकन इकोनॉमी है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, वोल्पे है जो उन्होंने दी थी, और मॉडलिंग है। तो ये सारी बिहेवियर टेक्निक्स है जो हम एक एक करके अभी डिस्कस करें। तो यहाँ पे मैंने बिहेवियर टेक्निक्स लिखी है डिटेल में, और बिहेवियर टेक्निक्स का मेन पर्पस क्या होता है, अराउजल लेवल को रिड्यूस करना। अराउजल लेवल क्या है, अराउजल लेवल मतलब जिस वजह से आप वो गलत बिहेवियर करने के लिए अराउज हो रहे हो, मतलब जिस रीजन से आप वो गलत बिहेवियर कर रहे हो उस लेवल को रिड्यूस करना ताकि आप वो बिहेवियर ना करो, फॉल्टी बिहेवियर। तो बिहेवियर टेक्निक्स हैं ये सारी। इसमें से सबसे पहले नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इफ द रिस्पॉन्स इज अनडिजायर्ड आउटकम इज पेनफुल। नेगेटिव में कैसे होता है, जैसे कि अगर अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है तो उसका जो आउटकम है ना वो पेनफुल लगना चाहिए उसको, जो क्लाइंट है, तभी वो जो रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम करेगा। जैसे सपोज उस बच्चे की बात करते हैं जो चिल्ला रहा था, अगर वो ऐसे चिल्लाए और टीचर उस टाइम उसको डांट दे, या फिर कोई और उसके जो घर में पेरेंट है उसको उस टाइम उसको डांट दे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना है, तो हर बारी जब उसका रिस्पॉन्स अनडिजायर्ड दिखा रहा है वो, और उसको हर बारी आउटकम पेनफुल मिल रहा है। पेनफुल यहाँ पे जरूरी नहीं है उसको दर्द हो रहा है, पेनफुल का मतलब है जो चीज उसको नहीं पसंद है, ठीक है, तो उसको डांट सुनने को मिल रही है उसकी, तो धीरे धीरे हो सकता है वो नेगेटिव जो अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज्यादा बेटर और दूसरी रीइंफोर्समेंट्स मानी जाती हैं, जैसे कि अवर्सिव की बात करते हैं। अवर्सिव में क्या होता है कि रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि कुछ खराब कॉन्सिक्वेंस, जब भी वो गलत बिहेव करे तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसे कुछ खराब मिले। जैसे जब भी कोई स्मोक करे तो उसको सडनली एक आपकी बुक का जो एग्जांपल है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको सडनली एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, तो जब भी वो स्मोकिंग करने की सोचेगा तो उसको वो शॉक याद आ जाएगा। तो मतलब जैसे ही उसने अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स करा उसको एक अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस मिला, अवर्सिव जो और ज्यादा मतलब उसको जिसको सोच के उसको डर लगे। तो इस तरह से वो जब भी रिपीटेडली जब हम उसके माइंड में ये चीज डाल देंगे कि जब आप ऐसे गलत बिहेव करोगे तो आपको एक और ज्यादा चीज झेलनी पड़ेगी जो उसके लिए उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो उसको करने से पहले सोचेगा बार बार, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये थोड़ी सी और बेटर मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या है, रिस्पॉन्स जब डिजायर्ड होता है तो उसको रिवॉर्ड करा जाता है। जब भी हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, या तो अप्रिशिएट करके या कुछ देकर उसको, जो भी उसको पसंद है वो चीज करके। लेकिन ये तब किया जाता है जब रिस्पॉन्स डिजायर्ड हो। अनडिजायर्ड में आप पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते। अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स अगर आपको मिल रहा है बार बार तो आपको या तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करना है या अवर्सिव रीइंफोर्समेंट यूज करना है, ठीक है। फिर आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या है, सबका कॉम्बिनेशन है। जैसे सपोज अगर कोई सिर्फ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से नहीं ठीक होता है और कोई डिजायर्ड रिस्पॉन्स भी बार बार नहीं दिखाता है, कभी दिखा रहा है कभी नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे फिर, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कंबाइन करोगे कि जब वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स दिखाए, डिजायर्ड बिहेवियर दिखाए तो उसको आप रिवॉर्ड करो, जब अनडिजायर्ड दिखाए तो उसको आप पनिश करो। वैसे पनिश बोलना ठीक नहीं होता है, आप नेगेटिव रीइंफोर्स करो, ठीक है।
तो ये दोनों चीजों का जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जनरली आपने देखा है हमें रियल लाइफ में डिफरेंशियली यूज करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कम होते हैं कि हमें सडनली किसी का, क्लाइंट का या किसी भी स्टूडेंट की बात कर लो या नॉर्मली किसी की भी, सडनली वो बिल्कुल ही डिजायर्ड रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करते हैं हर बार, ऐसा कम होता है थोड़ा सा। कभी डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है हमें, कभी अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। और स्पेशली जिन लोगों को फोबिया है, फियर है, एंजाइटी है, उनसे तो डिजायर्ड रिस्पॉन्स थोड़ा मिलने में और ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न खराब है, जैसे लड़ाई झगड़ा है, ये सब है, तो उसमें फिर भी चांसेस होते हैं जल्दी होने के। उसके बाद इसमें दूसरा तरीका ये है डिफरेंशियल का कि पॉजिटिव को तो आप अगेन वही रिवॉर्ड करो, लेकिन अगर नेगेटिव अनडिजायर्ड आ रहा है बिहेवियर तो उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी मत करो, अवर्सिव भी मत करो, उसको इग्नोर कर दो। जो आपको बिहेवियर उसका नहीं करना है उसको इग्नोर कर दो। तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसको रियलाइज होगा कि ये मेरा बिहेवियर जब भी मैं ऐसे शो करता हूँ तो मेरे को इग्नोर कर दिया जाता है, मुझसे पूछा ही नहीं जाता। जैसे अब यहाँ पे कौन सा एग्जांपल ज्यादा बेटर फिट होगा, जैसे डिनर वाला एग्जांपल था कि आपने देखा कि कभी कभी तो उसने रात को डिनर खाया, आपने स्नैक्स नहीं दिए, शाम को रात को डिनर खाया, आपका डिजायर्ड रिस्पॉन्स आ गया तो आपने उसको उसके बाद अप्रिशिएट किया, रिवॉर्ड दिया। कभी कभी आपने देखा कि उसने तब भी नहीं खाया, मे बी उसकी जिद की वजह से नहीं खाया, तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपने ना उसको पूछा, एक बार पूछा, दोबारा नहीं पूछा, आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा, उससे उसको रियलाइज होगा कि ऐसे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरे को पूछेंगे ही नहीं, तो आपने इग्नोर कर दिया उसका अनडिजायर्ड। और जब नेक्स्ट टाइम उसने खाया फिर आपने उसको रिवॉर्ड किया। अब यहाँ पे क्या है, उसको पॉजिटिव चीज ज्यादा मिल रही है, नेगेटिव चीज कम मिल रही है, तो पॉजिटिव पे ध्यान ज्यादा जा रहा है कि जब मैं करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम करता है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो ये तो सारे हो गए रीइंफोर्समेंट वाले काम। अब एक और होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन देना क्या होता है, जैसे किसी को हम टोकन देते हैं, ये वही चीज है कि जब भी कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए तो उसको कुछ टोकन दे दो। टोकन मतलब जैसे अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनको टॉफी दे दी, या कोई बड़ा है तो उसको कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर और कोई चीज जो उसको पसंद है वो, मतलब जैसे ही जब भी हर बारी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाए उसको हर बारी टोकन दो, हर बारी उसको कोई टोकन दे दो किसी गिफ्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब इन सब के बाद ये आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। वोल्पे ने जो दिया था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में आपके उसमें है। इसमें क्या होता है देखो, ये पहली बात किस लिए है, आप फोबिया और फियर को ट्रीट करने के लिए। फोबिया है किसी चीज का डर है, या इरेशनल फियर है किसी ऐसी चीज से डर है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यूजिंग, अब इसमें क्या टेक्निक यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये टेक्निक का नाम है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टेक्निक शॉर्ट में बोल देते हैं। और इसमें मेडिटेशन भी होती है कई बार। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब इसमें करते ही क्या है, सबसे पहले तो जो थेरेपिस्ट होगा वो क्लाइंट को ये बोलेगा कि पहले आप अपनी लिस्ट बनाओ कि आपको किस किस चीज से डर लगता है, और सबसे नीचे आप लिखो वो चीज जिससे सबसे कम डर लगता है। ठीक है, जो लीस्ट मतलब सबसे कम डर लगता है जिससे आपको, ऐसे आप लिस्ट बनाते जाओ ऊपर की तरफ, और सबसे ऊपर वो चीज लिखो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, मोस्ट फियरफुल। तो सबसे पहले सबसे कम डर वाली चीज लिखो, फिर सब उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा करते करते ऐसे लिखो जिससे आपको सबसे ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा डर है जिससे। तो फिर इसमें वो क्या बोलेगा कि चलो लीस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, जो आपने सबसे नीचे चीज लिखी है। अब नीचे उसने सपोज उसने लिखा है मुझे पानी से डर लगता है, उसको जो लीस्ट वो है कि मुझे पानी से थोड़ा बहुत डर लगता है, तो वो बोलेगा कि आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, अब जब क्लाइंट उसको इमेजिन करेगा कि मैं पानी में हूँ तो उसको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि वो उससे थोड़ा बहुत डरता है पानी से। उसको बोलेगा आप इमेजिन करो पानी में हूँ, तो क्लाइंट करेगा, लेकिन उसको स्ट्रेस होगा, उसको प्रॉब्लम होगी सोच के, क्योंकि उसके अंदर वो डर है। तो उसके बाद थेरेपिस्ट का काम होगा कि उसको रिलैक्स करने के लिए बोलना, आप सोचो उसके बाद रिलैक्स करो। रिलैक्स कैसे करना है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, सपोज आपको आपके मसल्स है हाथ के, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे जब आप सोचोगे पानी के बारे में,
और धीरे धीरे आप मसल्स को रिलैक्स करोगे और आपके माइंड में वो वाटर वाला थॉट रेगुलर चल रहा है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, तो धीरे धीरे आपका जो फियर है पानी वाला वो भी उसके साथ साथ कम होता जाएगा, रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगी। आप अपनी जो थिंकिंग है उसको अपने बॉडी मूवमेंट से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से अपने डर को कम करते हो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम है मस्कुलर रिलैक्सेशन। तो ऐसे करते करते प्रोग्रेसिव का ये मतलब है हम हेड से स्टार्ट करते हैं और नीचे पैरों तक जाते हैं। मतलब पहले हम अपने माइंड में ये इमेजिन करते हैं कि हम अपने हेड को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको रिलैक्स कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने फेस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, फिर नेक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, फिर आर्म्स में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, करते 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 पूरा नीचे तक पैरों तक किया जाता है। और इसको करने से क्या होता है, हमारी बॉडी काफी रिलैक्स हो जाती है, जैसे हम मेडिटेशन में भी करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज करते हैं तो उसका जो ये डर है ना, धीरे धीरे वो जो है वो रिलैक्स स्टेट में चला जाता है और ये डर उसका खत्म हो जाता है। तो जब पहला स्टेप खत्म होता है तो फिर वो जाता है दूसरे इस पे कि इसके बाद आपने क्या लिखा था, फिर उस चीज के बारे में सोचो और फिर से अपना रिलैक्सेशन वाला टेक्निक यूज करो। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले उसने सबसे हल्का वाला डर हटाया क्योंकि सबसे इजी था वो हटाना। ठीक है, अब जैसे क्लाइंट को टेक्निक समझ आ गई रिलैक्सेशन की, उसने दूसरा लिया जो थोड़ा और ज्यादा डर रहा था, जिससे उसके बारे में सोचा। हो सकता है एक बार में ना हुआ, 2 बार में, तीसरी बार में हुआ, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करी, अपने आप को रिलैक्स किया और उसका डर निकाला अपने माइंड से। क्योंकि देखो डर क्या होता है, माइंड में ही होता है, एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये हमारे सोच में ही होता है ना जो हम डर रहे हैं। तो अब हम रिलैक्सेशन टेक्निक से क्या कर रहे हैं, अपनी सोच को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने माइंड को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा माइंड धीरे धीरे उस डर को निकाल रहा है। फिर ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाता है वो जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है क्लाइंट के लिए, जिसके लिए वो एक्चुअली में थेरेपी कराने आया है, तो वो वहां पहुंच जाता है जिससे वो बहुत डरता है। और जैसे कि वो सारे डर खत्म करते करते ये टेक्निक जो है बहुत अच्छे से सीख चुका होता है क्लाइंट, तो वो फिर अपनी जो सबसे ज्यादा डर वाली चीज है उसको सोच के, सपोज किसी ने सबसे ज्यादा डर लिखा है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो फिर वो उसको सोचने के लिए होता है। अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक अंधेरे वाले रूम में हो, बिल्कुल आंखें बंद करके, और फिर रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करो। तो उसकी बॉडी पहले तो स्ट्रेस होगी थोड़ा सा क्योंकि उसको डर लगेगा, वो इमेजिन कर रहा है तो, लेकिन उसके धीरे धीरे वो रिलैक्स कर लेगा। और ऐसे जब वो बार बार करेगा तो उसकी वो फियर भी अपने माइंड से निकाल देगा। अब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये क्या कहता है, ये कैसे होता है, ये चीज होती कैसे है? वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट आता है माइंड में, एंजाइटी प्रोवोकिंग मतलब डर वाला थॉट आता है, तो रिलैक्सेशन और मेडिटेशन जो है ना वो उसको अपोज करता है, उसके अपोजिट उसको, जैसे 2 अलग अलग फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब 2 फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो दूसरे वाले को दबा देता है। तो शुरू में क्या होता है, पहले ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये थोड़ा सा वीक होता है क्योंकि ये टेक्निक क्लाइंट सीख रहा होता है, तो उसको टाइम लगता है इस फोर्स को दबाने के लिए। धीरे धीरे सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब ये बार बार दोनों फोर्सेस एक दूसरे को मीट करते हैं, एक जगह एंजाइटी एक जगह रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन जो है ना ये फोर्स बड़ा हो जाता है और ये एंजाइटी को पूरा दबा देता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है और इसी के बेस पे ये टेक्निक काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंसिटाइजेशन, आपने मतलब उसको डिसेंसिटाइज कर दिया, मतलब वो सेंसिटिव नहीं है अपने डर को लेकर। ओके, अब लास्ट जो आपकी बिहेवियर टेक्निक है वो मॉडलिंग है। मॉडलिंग क्या होता है, जब हम किसी मॉडल को फॉलो करते हैं, रोल मॉडल कोई ले लेते हैं, जैसे अगर आपके अंदर कोई बहुत ही अग्रेशन वाले प्रॉब्लम है तो आपको एक रोल मॉडल बोला जाएगा जो बहुत ही काम होगा, कोई ऐसा होगा जो कभी गुस्सा नहीं करता होगा, और आपको बोला जाएगा कि आप उससे वाइकेरियस लर्निंग करो। वाइकेरियस मतलब उसको देख के सीखो वो कैसे बिहेव करता है। और जब आप क्लाइंट एज अ क्लाइंट कोशिश करेंगे उसकी तरह बिहेव करने की, तो जब भी आपके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा जो आप देख के सीख रहे हो तो आपको इसके लिए रिवॉर्ड करा जाएगा। तो धीरे धीरे आप कॉपी करते करते एक रोल मॉडल को देख के उसको कॉपी करते करते आप ये बिहेवियर सीख जाते हो। ठीक है, तो ये सारी बिहेवियर टेक्निक्स हैं
डिपेंड करता है कि आपकी किस चीज की, क्योंकि देखो हर किसी पे अलग अलग एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है, तो दैट मीन्स अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो सबके लिए टेक्निक भी अलग अलग ही यूज होगी। मतलब हर सारी टेक्निक किसी एक प्रॉब्लम पे नहीं फिट बैठती, या ऐसा नहीं है कि आप सारे प्रॉब्लम्स को सबसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो आई होप आपको ये बिहेवियर थेरेपी समझ आ गई होगी, और इसको अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।